एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था 15 क्वेश्चन तक। जितने लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। आज का हमारा जो वीडियो स्टार्ट होगा वो है 16 क्वेश्चन। ठीक है, लिखा गया क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो पार्ट लेता है यानी कि भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से आप लोगों को आंसर भी इसका पता होगा। रिमेंबर इट। कुछ चीजें हैं जहां पे कंफ्यूजन होती हैं सबसे ज्यादा। एक है एटम और दूसरा है मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ऑब्वियस सी बात है, एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है, पार्ट करता है। ठीक है, पार्टिसिपेट करता है। आप कह सकते हो कि जो एटम्स होता है वो इतना स्मॉल होता है कि आप उसे सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना? तो और एक चीज और बताता हूं कि जब मिलियंस ऑफ एटम्स, जो मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, जब ये मिलते हैं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जब मिलियंस ऑफ एटम्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ एटम जो होते हैं वो जब मिलते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत पतली सी, आपका जो कॉपी का पेपर होता है उस पतली सी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है मॉलिक्यूल। डिफरेंस दोनों के बीच में समझ लीजिए पहले आप लोग। ये तो हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है? एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये आपको मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, यहां से मोलर कॉन्सेप्ट भी आपको तैयार होना चाहिए, जहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ग्रुप होता है एटम्स का। याद रखिए, एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जो मॉलिक्यूल होता है ये ग्रुप ऑफ टू और मोर। ठीक है, टू और मोर एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो क्या होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बॉन्ड किए जाते हैं, बांधे जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, टुगेदर मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए एटम जो है वो आपका एक छोटा सा साइज है जिसे ए लिखते हैं, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो कम से कम उसमें कितने एटम होंगे? उसमें 2 एटम होंगे, तब ये मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए रहे हों। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो कहीं ना कहीं एटम से बड़ा होता है। एटम से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इतना तो हम एक कंक्लूजन निकाल ही सकते हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज क्या होती है कि मोल कॉन्सेप्ट से, अब चूंकि मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट से एक चीज आपको याद होना चाहिए कि जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम मोल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला हम यूज करते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक चीज और मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो जिस एलिमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। जिस एलिमेंट के मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई एक गिलास पानी रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपके घर में एक गिलास पानी रखा है और इस पानी में आपने कुछ घोल दिया, जैसे चीनी या नमक। ठीक है, तो जो एक गिलास पानी का रस या जो रस तैयार हुआ है, ठीक है, इस रस का जो स्वाद होगा, यानी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, इस पूरे एक गिलास पानी की, उस वही केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैं इसके अंदर से एक मॉलिक्यूल यानी 2 एटम्स कम से कम मैं निकाल दूं, तो
इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी इसी गिलास में रखे हुए रस के केमिकल प्रॉपर्टी से मेल खाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, दोनों वर्ड ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर उस एलिमेंट या कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बहुत ही क्लियर तरीके से, ठीक है। वो सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर होगा। क्लियर हो गया? तो यही मैंने आपको समझाया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे एक सीधी सी बात है कि जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। तो समुद्र का चाहे 10 लोटा पानी ले लो, यूपी साइड में लोटा बोलते हैं, ठीक है, चाहे आप 10 गिलास पानी ले लो और चाहे आप पूरा एक टैंकर पानी ले लो, जो प्रॉपर्टी केमिकल की एक टैंकर में होगी वही प्रॉपर्टी केमिकल की किसमें होगी, इस एक गिलास पानी के अंदर होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और यहीं से फिर एवोगैड्रो नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो काफी लंबा हो जाएगा वो, बट हम लोगों को जितना जो ऑप्शंस होते हैं उनका पोस्टमार्टम करना होता है, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल जो होता है वो दो या दो से ज्यादा एटम्स के केमिकली बॉन्डेड होने के बाद जो ग्रुप बनता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको तैयार भी होना चाहिए। याद कैसे रखोगे उसकी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर ऐसे कंफ्यूजन हो एटम, ठीक है, और फिर देखो क्या हो रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो एटम्स में ये जो ए वाला लेटर है ये कहां आता है अल्फाबेट में? जब इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग देखते हैं तो ए पहले आता है और एम जो होता है वो बाद में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है छोटा कौन हो गया? जैसे आप लोग जब स्कूलों में लाइन लगाते थे प्रेयर के लिए, तो सबसे पहले कौन सा बच्चा खड़ा होता था? जो सबसे छोटा होता था, ठीक है। उसके बाद कौन सा बच्चा खड़ा होता था? जो उससे बड़ा होता था। उसके बाद कौन सा बच्चा खड़ा होता था? जो उससे बड़ा होता था। तो इस तरह से मान लो कि जो एटम है वो यहां खड़ा है और जो मॉलिक्यूल है वो यहां खड़ा है, तो आप देख सकते हो कि इसके जैसे 2 से 3 बच्चे तो इसमें आ ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्ट लेता है। और मॉलिक्यूल जो होता है ये दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, ठीक है, एटम्स का ग्रुप होता है, एटम्स का ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है, जो क्या करते हो, जो ऐसे एटम्स हो जो क्या करते हो, जो एटलीस्ट ये चीज डिफाइन करते हो कि वो केमिकली बॉन्डेड है। चलिए मूव करते हैं। अगला है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका एक नाभिक जरूर होगा। नाभिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम में मान लीजिए ये नाभिक है जो इसको बीचों बीच पाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि नाभिक में कौन कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक का निर्माण किससे होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ एक फिक्स सेल में, एक फिक्स कक्षा के अंदर ये क्या करता है, ये ऐसे चलता रहता है उसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ, ठीक है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का आपको बताना है होमवर्क के अंदर, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है वो कितना है सोडियम का। और मैं आपको एक और चीज देता हूं, सोडियम कैटायन जो होता है यानी कि सोडियम धनायन जो होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, या इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, और आपको यहां पे बताना है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल, और यहां पे आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। अब अगर इतना आपको कंफर्म होगा तो आपको ये भी पता होगा कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और परमाणु भार किसे कहते हैं, ठीक है। और आपको इन दोनों के बीच में आपका होमवर्क क्या है कि परमाणु भार यानी एटॉमिक मास और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होता है, इनके बीच में
रिलेशन यानी कि इनके बीच का जो संबंध है वो आपको बताना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो 3 क्वेश्चन यहां से होमवर्क आपके बनते हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मेटल के बारे में कभी डिटेल में और कभी पढ़ा जाएगा जब आएगा। ये जो तीनों चीजें थी ये आपके एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड जिन्होंने अभी तक हमारा सबसे बेस्ट केबीएस का कोर्स अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया है, वो लोग यूट्यूब के ऊपर डेमो की वीडियो पड़ी है, डेमो क्लास लें। अगर वो वहां पे नहीं ले पा रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें डेमो क्लास सबसे शुरू में ही आपको दिख जाएगी। डेमो क्लास आप लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए अपने आप को एनरोलमेंट करने का। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ 800 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स 300 प्लस वीडियोज को सबसे पहले खत्म कर रहे हैं, उनकी नोट्स तैयार कर रहे हैं। उसके बाद 1 महीने 2 महीने का काम होता है जब आपको तैयारी एकदम फिनिश करनी होती है। तो उस 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने में आपको आदत डलाई जाएगी कि 2 से ढाई घंटे आप डेली अपनी प्रैक्टिस करो। 2 से ढाई घंटे जो है वो आप डेली अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब अगर आप उस समय अपने आप को एनरोल कराएंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, तो आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन रहेगा कि 300 प्लस वीडियो पहले पढ़नी है और आप 800 स्टूडेंट से पीछे रहेंगे। देन आप खुद सोच लो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका सही समय ये है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको यही करना है कि डुब के करना है तो फिर आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तैयारी करने वाले पहले से ही तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब द फॉलोइंग इज अबाउट 23 फीट, कहीं कहीं ये 22 फीट भी देते हैं, तो इससे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 22 और 23 फीट लॉन्ग इन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में सबसे 23 फीट लंबा कौन सी चीज होती है जो आपके ऑप्शंस में दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा है लीवर, चौथा है अपेंडिक्स। तो जल्दी से बताइए कौन सी ऐसी चीज है, ये बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ज्यादा बड़ा पाया जाता है, यानी लगभग 23 फीट का पाया जाता है। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लगभग 23 फीट का पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आपका होमवर्क है, ध्यान से समझिएगा, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसकी लेंथ कितनी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ मीटर, इसकी लेंथ मीटर में आपको बतानी है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की भी लेंथ जो है वो भी आपको मीटर में बतानी है। आप लोग बोलते हो ना सर एमसीक्यू नहीं मिलता है, लो मैं एमसीक्यू के लाइन लगा देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि जो लीवर होता है, लीवर से किस जूस का सिक्रेशन होता है, कौन से जूस का सिक्रेशन होता है, और वो जो जूस सिक्रेट होता है वो स्टोर कहाँ होता है। ये भी आपका होमवर्क है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए। अब हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता क्या है। देखिए लेंथ मैं उसकी नहीं बताने वाला हूं आपको, ठीक है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ के अगर अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं छोटी आंत, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। अब देखिए जो छोटी आंत होती है ये एटलीस्ट 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये एक छोटी आंत है, हालांकि बहुत बड़ी होती है, तो एटलीस्ट ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अब इनके पार्ट्स का नाम क्या है, तो पहला है ड्यूडेनम। पहले पार्ट का नाम क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। अब इस पार्ट का काम क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ा सा देखते जाएंगे साथ ही साथ। तो ड्यूडेनम यानी ग्रहणी का काम क्या होता है, तो सबसे पहले जो खाना आता है, ठीक है, खाने का जो पाचन स्टार्ट होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में खाने का पाचन सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो वो ड्यूडेनम में स्टार्ट होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि भोजन का जो पाचन है, ठीक है, भोजन का जो पाचन है, भोजन का पाचन सबसे पहले, सर्वप्रथम यहीं स्टार्ट होता है, सर्वप्रथम यहीं शुरू होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे किस चीज का पाचन होता है, सवाल तो यही उठता है ना कि यहाँ पे किस चीज का पाचन होगा। तो रिमेंबर इट ऑलवेज कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट फैट पच चुका होता है उसके साथ साथ प्रोटीन का सबका पाचन यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहीं पे पैनक्रियाटिक जूस जो होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट में आके मिलता है हमारे खाने से। याद रखिए पैनक्रियाटिक जूस जो है वो खाने से, भोजन से किस भाग में मिलता है, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आके मिलता है। और इसी जूस को, इसी पैनक्रियाटिक जूस का एक और नाम है, इट इज नोन एज, जिसे हम हिंदी में पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। नाउ अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूडेनम हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है जिसे हम जूजेनम कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है जिसे हम जूजेनम कहते हैं। जूजेनम का काम क्या होता है, अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। जुजेनम का ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर सबसे अधिक देर तक, देखो क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल सकते हैं। यहां पूछ सकता है कि भोजन का पाचन सर्वप्रथम स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यूडेनम। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक जो भोजन होता है, सबसे अधिक समय तक जो भोजन होता है वो किस भाग में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो वो ज्यूजेनम यानी दूसरे भाग में रहता है, ठीक है। सबसे अधिक समय तक भोजन यहीं रहता है, भोजन जो होता है वो यहीं रहता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से भोजन जो है वो सबसे ज्यादा टाइम तक यहां रहेगा। दूसरा है, सॉरी लास्ट है इलियम, ठीक है, लास्ट है इलियम। अगर मैं ये पूरा पढ़ाऊंगा तो आपका ये जो सेशन है ना वो इसी में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके मैं मैक्सिमम बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपके सामने आ भी जाए तो ये चीजें गलत ना करो आप। इलियम का काम क्या होता है, देखिए इलियम के अंदर ना, जैसे हमारे हाथों में अगर मैं बताऊं तो हमारे हाथों में ऐसे उंगली बनी होती है, ठीक है, उंगली बनी होती है, ठीक है। तो बड़ा खतरनाक हाथ बन गया किसी भूत वाला। तो उंगली के बीच में ये जो गैप होते हैं, जो आप देख रहे हो उंगली के बीच में गैप, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है जिसे इलियम कहते हैं, इलियम, इसके बीच में ये जो गैप है इसी को विली के नाम से जानते हैं, विली के नाम से, और इसे बोलते हैं रसांकुर। तो जो खाना होता है इसकी जितनी एनर्जी होती है, ठीक है, वो इसी में, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितनी एनर्जी होती है वो इसी में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? इसी विली में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड आप यहां लिख सकते हो कि इलियम के अंदर विली में, विली में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है, किए जाते हैं। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब यहां पे एब्जॉर्ब की जाती है ये चीजें, देन यही प्रोसेस जो होती है उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी वाला एसिमिलेशन नहीं है, ये जो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। जब कभी भी आपको पूरा सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो बहरहाल आपकी सीरीज तो कंटिन्यू मैं कर नहीं पा रहा हूं, बट जब मैं आपको पूरा सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, ये जो डाइजेशन सिस्टम होता है, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि डाइजेशन सिस्टम कितने पार्ट में होकर गुजरता है। लगभग 7 पार्ट से होकर गुजरता है डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो उसी में एक पार्ट ये भी है एसिमिलेशन, जिसे क्या कर, जिसका नाम मतलब क्या होता है, देखो यहां से अगर टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने शुरू होंगे ना तो वो इसी टॉपिक से बनेंगे जो अंदर से मैं बता रहा हूं आपको, कि विली में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं एसिमिलेशन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। नाम क्या होता है उसका? एसिमिलेशन होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए याद, आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखिए मैं ज्यादा इस पे लेंदी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अगर लार्ज इंटेस्टाइन को भी बताना, डिफाइन करना शुरू करूंगा तो फिर आपका जो टाइम है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे ही रनिंग थ्रू में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखें तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। अब आप कहोगे सर कौन से 3 पार्ट होते हैं, तो देखिए इसके जो 3 पार्ट होते हैं बहुत मजेदार पार्ट होते हैं, मैं आपको बता भी देना चाहता हूं। पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं सीकम, सीकम बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं उंडूक, बहुत खतरनाक हिंदी होती है इसकी, ठीक है। दूसरा होता है कोलोन, आप लोगों को पता भी होगा, जिसे हम बोलते हैं बृहदांत, ठीक है,
अब ये हिंदी याद करने की कोशिश ना करना, ठीक है। तीसरा लास्ट होता है रेक्टम। रेक्टम इसे बोलते हैं हिंदी में मलाशय। तो बहुत आसान है, याद रख लीजिए। होता क्या है, सीकम जो होता है ये छोटी आंत से बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। सीकम जो होता है ये क्या करता है, छोटी आंत से बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, जो सीकम होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जो खाना होता है, ठीक है, वो यहीं से निकल के, खाना जब पच जाता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विली के द्वारा, ठीक है। खाना यहां से ट्रांसफर होता है कहां पे, कोलोन में। तो इसका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकम के लिए आप बस इतना से याद करो कि ये छोटी आंत से बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए ये छोटी आंत है और ये आपकी बड़ी आंत है, तो ये जो जुड़ेगा तो उसी पार्ट में इसे सीकम कहते हैं, ठीक है। अब सीकम से आगे जब निकलेगा, आगे जो वेस्टेज होता है वो, अब चूंकि हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं तो वेस्ट ही बचा है। तो जो वेस्ट आगे निकल रहा है उसके साथ काफी ज्यादा पानी होता है, उसके साथ क्या हो जाता है, काफी ज्यादा पानी होता है। तो जब कोलोन के पास पहुंचता है तो कोलोन के पास ई कोलाई नाम की एक बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है। क्या नाम है उसका, ई कोलाई नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कोलोन से इस चीज से समझौता की होती है। इकोलाई नाम की जो बैक्टीरिया होती है ये एक तरह से सहजीवी का काम करती है। बैक्टीरिया जो है ये एक तरह से सहजीवी का काम करती है, सहजीवी संबंध बनाती है। सहजीवी संबंध का मतलब, आप लोग सीटेड जब एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैंस के पीठ पे बकुला बैठा होता है, उसका रीजन क्या होता है, ये सीटेड में बहुत बार पूछा गया। तो ये सहजीवी संबंध होता है, ठीक है, कि भैंस के पीठ पे बगुला बैठा होता है, उसका रीजन क्या होता है, सहजीवी संबंध का होता है। क्या होता है सहजीवी संबंध, मैं आपको बताता हूं। तो जब कोलोन के पास वो वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें पानी होता है वो जब इसके पास आएगा तो ई कोलाई क्या कहता है, मुझे ये पानी दे दो, मैं जिंदा रहूंगा और मैं आपके वेस्ट प्रोडक्ट को सुखा दूंगा। तो जब ये जो हमारा वेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारा वेस्ट होता है, मल होता है, वो यहाँ पे आके कलेक्ट होता है, मलाशय के अंदर कलेक्ट होता है, ठीक है, रेक्टम के अंदर कलेक्ट होता है। और ई कोलाई का काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्बेशन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। वाटर एब्जॉर्बेशन जो होता है, एब्जॉर्बेशन जो होता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है ई कोलाई के द्वारा। और ई कोलाई कहां पाया जाता है, कोलोन के अंदर। कोलोन कहां पाया जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया है, कोलोन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये ई कोलाई और क्या काम करता है, तो ये कहता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी हानिकारक चीजों से रक्षा करेंगे। जैसे हम लोग जब कुछ खराब चीजें खा लेते हैं या ज्यादा फैटी खा लेते हैं तो हमारे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है, इसके पास जब ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ये वाटर को सक नहीं कर पाता है या जो भी फैटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है, तो फिर हमारा लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको फिर से स्टार्ट करने के लिए हम दवा देते हैं। जो दवा हम लेते हैं वो सिंपल सा इसी के लिए लेते हैं कि ई कोलाई नाम की जो बैक्टीरिया है वो जिंदा हो जाए। क्लियर हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और रेक्टम जो होता है ये क्या होता है, ये इजेक्शन से जुड़ा होता है। रेक्टम जो होता है ये इजेक्शन यानी जहां से हमारा मल बाहर आता है उससे जुड़ा होता है। तो ये रेक्टम जो है ये खाने के पचाने का लास्ट पार्ट है, ये याद रखिएगा। खाना जो होता है वो यहाँ से खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम हो गया, आई होप। लीवर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिर कभी, बहुत बार बताया भी हूँ। अगला है लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड ग्लूकोज। लैक्टोज जो है वो किस चीज से बना है, लैक्टोज जो है वो डैश प्लस ग्लूकोज, क्या चीज ग्लूकोज में मिलाया गया है कि लैक्टोज का निर्माण हुआ है। तो याद रखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो लैक्टोज, ये जो चीजें आप लोग देख रहे होंगे, लैक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सेक्शन में मैंने करा रखा है। आप जब बायोलॉजी का सेक्शन देखेंगे, ठीक है, बायोलॉजी का जो सेक्शन देखेंगे उसकी एक सीरीज बनाई गई है, आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसके अंदर मैंने कार्बोहाइड्रेट के सेक्शन में इस लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज सबको करा रखा है, ठीक है। और ये मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। हालांकि जो लैक्टोज बना है ये आपको याद होना चाहिए कि लैक्टोज जो है ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो है वो क्या होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। क्या काम होता है, गैलेक्टोज जो होता है ये जो नॉर्मल हमारे पास दूध होता है
उसे हम गैलेक्टोज कहते हैं। सामान्य दूध में गैलेक्टोज पाया जाता है। और जो लैक्टोज होता है इसे हम माँ का दूध कहते हैं, माँ का दूध। और ये डायासैकेराइड होता है। ये क्या होता है? डायासैकेराइड होता है। ठीक है, डायासैकेराइड होता है, जिससे क्या कहा जाता है कि माँ के दूध में ग्लूकोज तो रहता ही रहता है, साथ में जो नॉर्मल दूध में सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो भी यहाँ पे रहता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है 6 महीने तक माँ का दूध सेवन करना अनिवार्य होता है। माल्टोज के बारे में बात करें तो ये जो माल्टोज होता है ये बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ये आपको याद होना चाहिए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है। लैक्टोज जो होता है ये इसका तो क्वेश्चन ही है, तो भैया ये तो देना ही नहीं चाहिए। खैर, सुक्रोज के बारे में अगर हम बात करें, सुगर जिसे हम कहते हैं, तो ये बना होता है, ये भी डायासैकेराइड है, ये बना होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से सुक्रेज बना होता है, और सुक्रेज जिसे शुगर केन बोलते हैं। और शुगर केन जो है, ठीक है, वो गन्ने को कहा जाता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टू कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस? जो डायबिटीज मेलिटस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, अब इसको तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसको पूछा भी था कि जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसे हम क्या कहते हैं, या ये किस पार्ट, किस और चीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन है जो डायबिटीज मेलिटस को कंट्रोल करता है? ये तो बहुत आसान है। ये हार्मोन जो है वो कौन सा है? ये हमारा है इंसुलिन। टाइलिन के बारे में अगर हम बात करें तो जो एमाइलेज होता है उसी का ये दूसरा नाम होता है। एमाइलेज जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये लार के अंदर पाया जाता है। जो लार होता है, सलाइवा, उसके अंदर पाया जाता है। रेनिन जो होता है, रेनिन जो होता है ये क्या करता है? ये आपके प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और HCl कहाँ सिक्रेट होता है? तो HCl जो होता है ये आपको होमवर्क है, आपको बताना है कि HCl कहाँ से सिक्रेशन होता है बॉडी के अंदर। HCl का जो pH होता है वो कहाँ, वो कितना होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, जो बाइल जूस होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो लीवर से बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है, बाइल जूस एक ऐसा जूस है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, और इसका जो सिक्रेशन होता है उस जो बाइल जूस होता है इसका पीएच कितना होता है, तो ये भी आपको बताना है। और बाइल जूस और HCl का बड़ा अच्छा रिलेशन है, तो ये भी आपको होमवर्क में बताना है कि क्या रिलेशन है HCl और बाइल जूस का। इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम करना, किसी भी चीज के बारे में डिटेल में एक दूसरे से रिलेशन के थ्रू नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ दीज इज माइक्रो एलिमेंट्स? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों मैं आपको डिफाइन किया हूं, और ये क्वेश्चन ही आपको होमवर्क दे देता हूं। कितना मैं बताऊंगा सब कुछ, ठीक है, ये क्वेश्चन ही मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आपको लगाना है और आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो माइक्रो एलिमेंट के अंदर आते हैं, और आपको सारे नाम बताने हैं। माइक्रो एलिमेंट के अंदर जितने भी नाम आते हैं सभी नामों को आपको बताना है, और फिर आपको ये भी बताना है कि मैक्रो एलिमेंट के अंदर कौन से नाम आते हैं ये भी आपको बताना है। एंड याद रखिए दोस्तों, मैक्रो एलिमेंट का काम क्या होता है ये भी आपको बताना है, होमवर्क है। और माइक्रो एलिमेंट का काम क्या होता है ये भी आपका होमवर्क है, आपको बताना है। ठीक है, देन आई होप आप लोग अच्छे से अपने घरों में सेफ होंगे, अच्छे से सुरक्षित होंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मैं आपसे अब वादा करता हूं कि मैं कुछ ऐसे तरीके से, ये जो क्वेश्चन आंसर आपके चल रहे हैं ये मिक्सअप चल रहे हैं, बट मैं कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज, एक टॉपिक हम लोग डिसाइड करेंगे वीक का, ठीक है, और उस टॉपिक पे क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये मिक्स वाला अच्छा होता है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही होती है, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। टॉपिक में क्या है कि एक बार फिजिक्स आपका खत्म हो रहा है तो केमिस्ट्री खत्म हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा वीक के अंदर एक ऐसा दिन रखा जाए जिसमें हम टॉपिक वाइज इस चीज को चला सकें। सो आई होप अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज चीजें सीखनी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि हाँ आप लोग रेडी हो उस चीज के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन, जैसे हमारे पूरे वीक में एक दिन एक टॉपिक पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे, उससे जितने MCQ होंगे वो सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे, और आप लोगों अगर अभी तक
हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए तो कर लीजिए, डेमो क्लासेस लीजिए, जल्दी से जल्दी अपने आप को केवीएस का जो कोर्स है सबसे अच्छा कोर्स है। आप लोग पूछ सकते हो, जो बच्चे हमसे पहले से ही जुड़े हैं उनसे भी आप पूछ सकते हो। आप उसमें अपने आप को एनरोल कराइए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।